वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सुपरनोवा का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, ये एक बेसिकली मैकेनिक्स और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मिक्सचर क्वेश्चन है। और ये मिक्सचर क्वेश्चन में देखो तो चार ऑप्शंस में से कोई भी दो तीन ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसको ट्राई करते हैं। चलो। On a smooth horizontal wire, we have two small charged beads of charge 1 microcoulomb and mass 1 gram each. The bead on the right is released, and when the distance between them increases 2 meter, the left bead is also released. In the motion after that, तब क्या हुआ है, एक लेफ्ट बीट था, लेफ्ट साइड में एक बीट था जो कि फिक्स था, और ये जो राइट साइड का बीट है उसको हमने उसके पास ले आया, जब मतलब 1 मीटर डिस्टेंस पे उसका पास ले आया। और ये भी, इसका भी चार्ज 1 कूलम था, और इसका दोनों का ही चार्ज 1 कूलम और मास 1 ग्राम था। तो 1 कूलम को हमने क्यू ले लिया है और मास को हमने एम ले लिया। तो जब इसको हम यहाँ पे ले आए, दोनों ही प्लस चार्ज है, इसीलिए क्या हुआ कि ये लेफ्ट बीट इसको रिपेल कर दिया। और जब इसने इसको रिपेल किया, तो ये जो ये जो बीट है, ये इस साइड भागता गया, इस साइड भागता गया। तो क्या हुआ, 2 मीटर मतलब भागते भागते जब ये 2 मीटर क्रॉस करने वाला था, जब ये 2 मीटर क्रॉस करने वाला था, तब ये जो लेफ्ट बीट है इसको हमने फिक्स फिक्स था ना ये, तो हमने इसको रिलीज कर दिया। मतलब जब तक ये 2 मीटर तक नहीं गया तब तक लेफ्ट बीट फिक्स था। जब ही ये राइट बीट 1 मीटर, मतलब 1 मीटर से 2 मीटर चला गया, तब हमने लेफ्ट बीट को रिलीज कर दिया। तो जब ये राइट बीट यहाँ पे आया तब इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं था, पर ये रिपेलिंग दोनों के दोनों चार्ज की वजह से रिपेल हुआ, उसके वजह से ये जब 2 मीटर पे गया तब इसके पास एक वेलोसिटी आ गया। तो हम अभी अभी के लिए v2 ले रहे हैं, v2 ले रहे हैं। ओके। तो अगर हम देखें तो हमारे जो चार ऑप्शंस है, हमको चार ऑप्शंस में चार अलग तरीके से मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये जो चार ऑप्शंस है, अगर अभी अभी इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका मेंस का 2 या 3 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं चार ऑप्शन में क्या बोल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1.5 मीटर पर सेकेंड टू राइट। तो अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे लाई करेगा बीच में। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, पहले तो ये रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, इसका मतलब इसका वेलोसिटी कुछ भी नहीं हुआ। पर जब ये मूव कर रहा है, ये मास जब मूव कर रहा है, तब इसका वेलोसिटी भी, इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। मैं राइट, हमको ये निकालना है। हमको पता है बी सेंटर ऑफ मास जो होता है, वो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो अगर हम देखें दोनों का मास सेम है, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है। तो हमको m तो पता है। v1 जो है, ये तो लेफ्ट बिट तो पहले से ही फिक्स था, जब तक ये 2 मीटर पे गया है तब तक तो ये फिक्स था लेफ्ट बिट। तो v1 तो जीरो हो गया, मतलब इसका जो वेलोसिटी है v1 वो तो जीरो हो गया। और v2 हमको नहीं पता, ये जो v2 है। तो अगर हम किसी भी तरह v2 को पता कर पाए, तो हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, जो कि हमसे पहले ऑप्शन में पूछा गया है। तो पहले हमको इस v2 को पता करना है। अब v2 को पता करने के लिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जो कि है हमारा मैकेनिकल एनर्जी कॉन्जर्वेशन। मतलब जब हमने इस बीट को ले आके यहाँ रख दिया, उसके बाद ये बीट ऑटोमेटिक खुद ब खुद रिपेलिंग फोर्स की वजह से यहाँ से यहाँ तक चला गया, 2 मीटर चला गया। मतलब इसको इधर जाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर वर्क नहीं किया। मतलब क्या हुआ, मतलब इसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी था वो कंजर्व है। तो अगर ये कंजर्व है, तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो इक्वेशन होता है वो लगा सकते हैं। मतलब इस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी होगा पूरा सिस्टम का, इस केस में भी उतना ही मैकेनिकल एनर्जी होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, तो अगर हम देखते हैं, तो पहले केस में जब हमने बीट को लेके यहाँ रखा तो इसका वेलोसिटी कुछ नहीं था, जीरो था। और इसका भी वेलोसिटी तो जीरो ही होगा क्योंकि ये फिक्स था। तो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है। तो इसका जो मैकेनिकल एनर्जी आएगा इस केस में, तो वो आने वाला है, वो आने वाला है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, वो आएगा
के क्यू स्क्वायर बाई 1। हमने कैसे लिखा, तो हम पहले से लिख के दिखाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे इसका स्पीड जीरो है, इसका स्पीड भी जीरो है, पर इसके अगर स्पीड जीरो है तो इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, पर इसका तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ना। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आता है के क्यू स्क्वायर बाई उनके बीच का सेपरेशन जो होता है 1। के क्यू स्क्वायर मतलब के क्यू इंटू क्यू बाई आर। तो इन दोनों का क्यू स्क्वायर हो गया और इन दोनों का सेपरेशन जो है वो 1 मीटर, तो 1 लिख दिया मैंने। तो इनका बीच का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो के क्यू स्क्वायर बाई 1 आया। अब इस सिस्टम के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी रखेंगे, बनाएंगे इक्वेशन और उसको इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होने वाला। तो इसका जो मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन आएगा वो अगर हम बनाए तो वो आएगा, इसका जो मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन आएगा वो आएगा, पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, वो आएगा के क्यू स्क्वायर बाई इनका सेपरेशन जो है वो 2 मीटर है, प्लस। अब प्लस क्यों, क्योंकि इसका तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पर इस जो बीड है, जो राइट बीड है, उसका तो एक वेलोसिटी आया ना v2, उसकी वजह से इसका एक काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हमको मेंशन करना पड़ेगा, जो कि है हाफ एम v2 स्क्वायर। नाउ ये मैकेनिकल एनर्जी और ये मैकेनिकल एनर्जी दोनों ही सेम है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमको जो मिलेगा वो होगा के क्यू स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वेट करें तो हमको मिलेगा हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 1 माइनस इसको उधर ले गए के क्यू स्क्वायर बाई, यहाँ से अगर आप देखो तो ये अगर इक्वेट करे तो आ जाएगा, माइनस करे तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2, ये टू कट गया। और अगर हम सिर्फ वी टू को निकालना चाहे तो वी टू स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम है। अब के का वैल्यू हम सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, तो वो होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू है। क्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था जो कि है 1 माइक्रोकुलम। अब 1 माइक्रोकुलम मीन्स 10⁻⁻⁻6 कुलम। 10⁻⁻6 मीन्स कुलम, तो क्यू स्क्वायर है मतलब 10⁻⁻6 का स्क्वायर। तो 10⁻⁻6 का स्क्वायर मतलब -10⁻⁻1/2 बाई जो मास है, मास भी दिया हुआ था जो कि था 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मतलब 10⁻⁻3, 10⁻³ kg। ये तो हम सबको पता है कैसे इनको कन्वर्ट करना है। अब इससे अगर देखो तो इससे ये जाएगा, 10⁻⁹ आ जाएगा, 10⁻9 है तो ये कट जाएगा। अब वी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो अगर हम इसको रूट कर दे तो v इक्वल टू √9 जो कि आएगा 3। तो v2 जो है हमारे पास आया 3 मीटर पर, राइट। इसका मतलब ये जो राइट वाला बीट है वो 2 मीटर बाद, 2 मीटर बाद इसका जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा, 2 मीटर बाद इसका जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 3। तो हम लिख लेते हैं 3। तो इसके बाद इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया है। अब अगर इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड आ गया मतलब v2 का वैल्यू हमको मिल गया जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम v सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो v सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, v सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो m1 तो m है, हमने पहले लिया है m। अब v1 जो है वो पहले ही 0 बोल देते क्योंकि फिक्स्ड है, और m2 भी m है इंटू v2 जो है वो है 3। हमने कैलकुलेट करके निकाला उसे। अब m1 प्लस m2 मीन्स m प्लस m दैट इज 2m। तो इससे अगर देखो तो ये तो 0 है, m से m गया 3/2 आया। तो इसका मतलब 3/2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 3/2 मतलब 1.5
मीटर पर, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो स्पीड आया, उसका जो वेलोसिटी आया वो आया 1.5 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी इधर जा रहा है तो इसका भी वेलोसिटी इधर ही आने वाला है। तो जो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1.5 मीटर पर सेकेंड टू राइट, ये हमको सही होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये करेक्ट है। अब हमको बी और सी जो है इनको एनालाइज करना पड़ेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमने राइट बिट को लेके आके यहाँ रखा तो लेफ्ट बिट तो फिक्स था, ये 2 मीटर तक लेफ्ट बिट मूव नहीं हुआ। पर 2 मीटर बाद यहाँ पे लिखा हुआ है the beat on right is released and when the distance between them increases to 2 मीटर the left beat is also released। मतलब 2 मीटर बाद जब ये वेलोसिटी से थोड़ा बहुत भी इधर गया तब इसका जो लेफ्ट बीट है इसको भी रिलीज कर दिया गया। मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो राइट बीट है ये तो इधर जाएगा कुछ वेलोसिटी के साथ, सपोज हो जाएगा v2 के साथ, तो हमने पहले v2 लिया था। पर ये लेफ्ट बीट भी रिपल्सन की वजह से इधर कुछ वेलोसिटी के साथ जाएगा, वो हम सपोज अभी u ले रहे हैं। तो ये क्लियर है, ऐसा होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी और सी है वो पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ राइट बीट आफ्टर लॉन्ग टाइम इज दिस मच एंड वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट बीट आफ्टर लॉन्ग टाइम इज दिस मच। तो लॉन्ग टाइम मतलब जाते जाते जब इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस वो इन्फिनिटी हो जाएगा तब हमको इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो बताने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, तो वेलोसिटी v2 नहीं रहेगा, मतलब पहले का वैल्यू तो नहीं रहेगा, वो कुछ अलग हो जाएगा। तो इसको हम v2 ना लेके कुछ और v ले लेते हैं। और अगर हम देखें, अगर इसको हम v ले लेते हैं तो ये u से जा रहा है इधर, ये v से जा रहा है इधर। और अगर हम पहले के जो हमने बनाया उसको देखें तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका मोमेंटम होगा वो मोमेंटम यहाँ पे भी जो मोमेंटम हम बनाएंगे उसके इक्वल होगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व भी हम कर सकते हैं। पहले के केस में अगर हम देखें यहाँ पे, इस केस के लिए अगर हम मोमेंटम का इक्वेशन लिखे जिसको हम p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू एम वी m1v1 प्लस m2v2। इसका जो मोमेंटम आएगा वो अगर देखो तो इसका जो m है तो m है m इंटू v1 तो 0 है, प्लस m इंटू इसका जो वेलोसिटी है वो हमने निकाला 3 है, तो इसका जो मोमेंटम आया वो कुछ नहीं आया 3m। अब ये जो मोमेंटम है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है, वैसे ही इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम अगर हम लिखे, इसका जो मोमेंटम है वो अगर हम लिखे तो वो आएगा p इक्वल टू, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बेसिकली हम लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, माइनस इसका तो मास m है, एम यू प्लस एम इंटू इसका वेलोसिटी हम v लिया है। अब ये मोमेंटम और हमने जो निकाला ये मोमेंटम ये तो इक्वल होने वाला है, तो इसको हम इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू डी एम। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम एम को उड़ा दें तो v माइनस यू इक्वल टू 3। अगर v माइनस यू इक्वल टू 3 है तो अगर एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे, किसी भी टाइम पे द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ टू बीट इज कांस्टेंट, दैट इज 3। ये हमको मिला एक इक्वेशन, इसको आप नोट कर लो। अब अब हमको और एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब इस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको ही हमने इस केस का जो मैकेनिकल एनर्जी है इन दोनों का इक्वेट किया था। मतलब इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट इसलिए रह रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका जो मैकेनिकल एनर्जी इस केस में रहा होगा, पहले केस में, वो वो भी अभी भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जब ये इन्फिनिटी दूर चला गया होगा तब भी इसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो इस पहले केस का जो मैकेनिकल एनर्जी था उसका इक्वल होगा। पहले केस में जो मैकेनिकल एनर्जी था वो था के क्यू स्क्वायर। अगर हम इस के क्यू स्क्वायर का वैल्यू अब निकाल ले तो वो आएगा के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर
9 इंटू क्यू स्क्वायर हमने पहले निकाला था 10⁻⁻6 तक उसका होल स्क्वायर। तो 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर मीन्स 10⁻12। ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁻3। तो ये है इसका मैकेनिकल एनर्जी। ये जूल में है, आप सबको पता है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस केस में जब ये इनफाइनाइटली दूर चला गया, मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर, तो इसका जो मैकेनिकल एनर्जी रहा होगा वो भी 9 इंटू 10⁻⁻3 ही रहा होगा। अब इसका अगर हम मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन लिखे और इसके साथ इक्वेट कर दे, तब भी हमको इस u और v में एक रिलेशन मिलेगा। तो अगर हम उसको देखें, अगर हम इसको बनाएं, तो यहाँ पे अगर हम देखें इनफाइनाइट दूर चला गया है तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कैसे? पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू स्क्वायर बाई आर। अब आर जब इन्फिनिटी है, आर जब इन्फिनिटी है, तो अगर हम देखें के क्यू स्क्वायर बाई इन्फिनिटी, तो ये टेंस टू जीरो है, राइट। तो इसका पोटेंशियल तो जीरो हो गया, तो इसके पास अभी सिर्फ काइनेटिक है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस राइट बीट और लेफ्ट बीट में जो काइनेटिक है, उन दोनों का जो सम होगा वही इसका मैकेनिकल एनर्जी होगा इस सिस्टम का। तो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी लिखे राइट बीट का, तो वो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, इसका जो अगर हम लिखे वो आएगा हाफ एम क्यू स्क्वायर इक्वल टू पूरा का पूरा जो मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट था, पहले पहले जो था वही वैल्यू आएगा। वो हमने लिखा है 9 इंटू 10⁻³ नाइन इंटू 10⁻³ तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो यहाँ सब कॉमन ले सकते हो। हाफ एम को अगर हम कॉमन ले लें तो आएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 10⁻³ बाई एम। और एम जो कि है हमने पहले ही देखा है, एम है हमारा 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब एम अगर 1 ग्राम है, तो एम अगर 1 ग्राम है तो एम 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg। तो 10⁻³ kg। अगर हम इसको काट दें तो जो आएगा इक्वल टू 18। तो हमारे पास दो इक्वेशन आया है। पहला इक्वेशन जो है p माइनस क्यू इक्वल टू 3, और दूसरा जो इक्वेशन आया है वो आया है वी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 18। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको v का वैल्यू मिलेगा, q का वैल्यू मिलेगा। और हमसे जो क्वेश्चन बी और सी में पूछा गया है वो एक है v का वैल्यू, एक है यू का वैल्यू। यू का वैल्यू मतलब इस लिफ्ट बिट का वेलोसिटी जो कि हमको सी ऑप्शन में पूछा गया है। और यू का वैल्यू, वी का वैल्यू मतलब राइट बिट का वेलोसिटी जो कि हमको बी ऑप्शन में पूछा गया है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके वी और यू का वैल्यू निकाले तो हमारा बी और सी वाला ऑप्शन कौन सही है कौन गलत है हम बता पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, ये जो v है, v इक्वल टू यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस 3 कर लेते हैं, और इस u प्लस 3 को इस v की जगह पुट कर, यू प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 18। नाउ अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यू स्क्वायर प्लस 6 यू प्लस 9 प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 18, और इट विल बी यू स्क्वायर प्लस 6 यू 2 यू स्क्वायर प्लस 6 यू माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लगा दे वो वाला माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो वहाँ से आएगा -6 प्लस माइनस रूट ओवर
रूट ओवर p square, that is 36 minus of minus, that will be minus of 9 into 2 to 4, 18 minus of 9 into 2, that is 18 into 4, 18 into 4, that is 72। अगर हम इसको लगा दें यहाँ पे और यहाँ पे एक प्लस है, तो अगर हम लिख दें तो जो आएगा वो आएगा बाई बाई, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2, दैट इज ए, 2 इंटू ए। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये आएगा -6। अभी के लिए इसको प्लस रहने देते हैं, प्लस रहने देते हैं। रूट ओवर 36 प्लस 72, ये आएगा ये आएगा कितना आएगा 108 बाई 4। इट इज नथिंग बट 6 प्लस 36 इंटू 3 बाई 4। तो ये आएगा -6 प्लस, यहाँ से 36 को 6 निकाल लेते हैं तो आएगा 6 रूट ओवर 3 बाई 4। तो अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम 6 को कॉमन लेके काटने का ट्राई करें, तो जो आएगा वो आएगा वो आएगा हमारा -3 प्लस 3√3 -3 प्लस 3√3 बाई 4, -3 प्लस 3√3 बाई 4 इक्वल टू 3√3 माइनस 3 बाई 4। तो ये हमारा आया u। हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला u। क्या निकाला, ये निकाला हमने u। तो अगर आप देखो, हमने यहाँ पे जो माइनस वाला ऑप्शन है ये हमने इग्नोर किया है। माइनस हमने इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो हमने v और u लिया था, वो हमने जिस डायरेक्शन में लिया था उस डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। मतलब v को इस डायरेक्शन में लिया था तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। इसका जो u है उसको भी हमने इस डायरेक्शन में लिया था तो इसका भी मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। अगर ये हम हमारा जो आंसर अगर माइनस में आया, वो बेसिकली ये मीन करेगा कि जो मोशन है हमने जो डायरेक्शन लिया है उसके ऑपोजिट में हो रहा है, बट एक्चुअली वो नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने माइनस को इग्नोर किया क्योंकि वो एक इमेजिनरी रूट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हमारा जो u का वैल्यू आया वो आया 3 कॉमन कॉमन ले लेते हैं, √3 -1, 3√3 -1 बाई, ये जो 4 है, सॉरी ये 2 हो गया था, 4 ये 2 हो गया था, 4 ही लिखा है, 4 को हम 2 कर देते हैं। ये भी 2 हो गया था। तो ये हमारा आंसर हुआ u का बाई 2। तो अगर हम v को देखें, v हमारा क्या था, v इक्वल टू, मैंने पहले लिखा था v इक्वल टू u+3। तो v जो है दिस वन, दैट इज u, 3√3 -3 बाई 2 प्लस, तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो आएगा 3√3 -3 +6 बाई 2। तो ये आएगा 3√3 +3 बाई 2। और अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 3 इंटू √3 +1 बाई 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आया v। तो v मतलब जो राइट बीड है उसका वेलोसिटी, u मतलब जो लेफ्ट बीड है उसका वेलोसिटी। देखते हैं मैच किया या नहीं। तो हम पहले पेज में जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि राइट बीट का वेलोसिटी 3√3 +1 बाई 2 है। तो हमारा क्या आया, हमारा आया 3√3 +1
1/2, मतलब ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब ये सी बोला है, वो बोला है जो राइट लेफ्ट बीट है तब जो वेलोसिटी है वो आया 3 × √2 + 1/2 मीटर पर सेकेंड, और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 3 × √3 - 1/2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो ऑप्शन सी है वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो हम गलत कर दे, गलत। तो अब ऑप्शन डी को हमको चेक करना है। डी जो बोल रहा है वो बोल रहा है द स्पीड ऑफ लेफ्ट बीट इज 1 मीटर, व्हेन द स्पीड ऑफ लेफ्ट बीट इज 1 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 मीटर। तो अगर हम इस पेज को ही देखें, ये पेज कहाँ गया, ये पेज, हम अभी सब डिलीट कर रहे हैं, सब जो भी है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो अगर हम सब डिलीट कर देते हैं, अगर हम सब डिलीट कर देते हैं, तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करो, तो जो हमने इन्फिनिटी लिया है ये एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू इसका नहीं आ रहा है, मतलब कुछ वैल्यू के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, तो हमारा जो पहला इक्वेशन था, पहला जो इक्वेशन आया था वो आया था v माइनस, वो आया था v - u = 3। ठीक है, तो ये बोल रहा है डी ऑप्शन में कि जब स्पीड ऑफ लेफ्ट बीट इज 1, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4। तो अगर आप देखें, अगर हम देखें, तो जब हमारा जो u का वैल्यू मतलब लेफ्ट बीट का स्पीड जब 1 है, तब हमारा राइट बीट का स्पीड क्या आएगा। तो v = 3 + u + 3, तो u का वैल्यू अगर 1 है, 1 + 3 = 4। मतलब जब इसका वैल्यू स्पीड 1 हुआ था तब इसका स्पीड आया था 4। तो इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे हमको बताना, इस इंस्टेंट पे हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। वही यहाँ पे आस्क किया है। When the speed bit is of left beat is 1, the distance between them. So when the speed of left beat is 1, then the speed of right beat is 4, then the distance between them, let it be r. Okay, if it is r, if it is r, then you will see one thing. If this is not infinite, this is r, then you can now consider the potential energy between them. Now if you write the energy, if energy conservation, that is mechanical energy will be equal to the potential energy, that will be k q square, this charge is q, this charge is q, k q square by r, k q square by r plus velocity of this, that will be half m q square plus half m v square, or and now if you calculate it, you will get, now for some instance keep this kq square by 2 r, leave it, so it will be kq square by r, keep it safe. If you calculate this 2, you will get, now I will be doing little bit smart calculation. Half m I am taking common, v square plus u square I am keeping it. Now we know that the value of v square plus u square calculated earlier, that one was 18. It was 18, v square plus u square, it was 18. So if I put it, then k q square by r plus half m, here v square plus u square equal to 18, and this was nothing but mechanical energy. And if I put the value of m and mechanical energy of in that case was 9, always was 9 into 10 to the power 3, 9 into 10 to the power minus 3 equal to k q square by r plus half into 10 to the power minus 3 into 18. Now if I minus this that side, I minus this that side,
then then I can get the value. This 9, this will be 9. So if you see, then 4 square plus, no, one thing I have done, one mistake here, that I can't put v square plus u square, v square plus u square equal to 18, because if you see that in this case, that distance between them is not infinity, so I can't put this as infinity. I can't put this as 18, because when infinity, that time v square plus u square was 18, but in this case v square plus u square is not 18. So here I have to put v square and u square, the real value which was given in the option, that this one equal to 1, and we have calculated this one will be 4. If I put it there, so this will basically not be 18. This will not be basically 18. It will be u square, that is 1 square, plus this one 4 square, that is 4 square, that is 16. This is basically not 18, it is basically 17. 1 plus 16. Now we calculate this kq square by r. These small things you have to keep in mind, because this only can make mistakes and can get you negative marking. These common things you have to take care in mind. 17 by 2, this 2 will cut, no, this 2 I have cut it, but this was not cut, this was there. 17 by 2 into 10 to the power 3, it will be basically, if I calculate, then kq square by r will be equal to 9 into 10 to the power minus 3 minus 17 by 2, that is 8.5 into 10 to the power minus 3. So it will be 0.5 into 10 to the power minus 3. Now from here we can get the value of r. How? Because if I see, then kq square by r is basically 0.5 into 10 to the power minus 3, right? 10 to the power minus 3. So k value we know, k is 9 into 10 to the power 9, and q is 10 to the minus 6. So q square will be 10 to the power minus 12 by r, equal to 0.5 to 10 to the power minus 3. Now, now from here r will be equal to 9 into 10 to the power minus 9 into 10 to the power minus 12 by 0.5 into 10 to the power minus 3. Now 10 to the minus 3, 10 to the minus 12, 10 to the minus 9 cut, and this 5 will go, this is 10, 5 2s are 10, 9 into 2, that will be 18. So r will be equal to 18 meter. Means when when the speed of the left beat was 1 meter according to the option 4, that time the speed of the right beat was 4 meter per second, both are meter per second. That time the distance between them was r, and we have calculated by conserving the mechanical energy that distance between them was r, and r was equal to 18 meter. But according to the option number D, the when the speed of the left beat was 1, the distance between them was 4 meter. So this should be 18, should not be 4. So option D is also incorrect. So the answer of this question is A and B. Thank you for watching this video. Like this, more questions I will bring, and if you practice this kind of questions, then your concept will build, and after solving this question you will feel like you have solved only one question, but if you see, all 4 options are having different questions. So if you practice only one question, you will be practicing 4 questions of mains and NEET. So you can watch this kind of videos for concept building, and bye bye for, and the next video I will bring one more new question. Thank you, bye.